नाम का एक गांव था जहां मजदूर लक्ष्मीकांत रहता था। वैसे तो लक्ष्मीकांत का परिवार बहुत भोला भाला और साधारण था, लेकिन लक्ष्मीकांत बड़ा ही चतुर और गुणवान था। लक्ष्मीकांत एक ठेकेदार के पास मजदूरी किया करता था। क्यों जी, आप आज किस तरफ जा रहे हैं? आपके साथ साइकिल में बिठाकर मुझे भी उसी तरफ ले चलिए ना। मम्मी मम्मी, मैं भी साइकिल में बैठूंगी। काश तुम्हारे पिताजी उतने लायक होते कि हम दोनों को साइकिल पर बिठाकर घुमाते। तो आप ही मुझे घुमा दीजिए ना। माँ बच्ची दोनों की बहस चल रही थी कि लक्ष्मीकांत उससे कहने लगा, अच्छा बाबा ठीक है, तुम दोनों को मैं घुमा लाऊंगा, लेकिन कल। आज मुझे काम के लिए देरी हो रही है ना, तो कल। लक्ष्मीकांत अपनी पत्नी और अपनी बच्ची कोमल की बहुत देखभाल किया करता था। काम के समय काम और पारिवारिक समय वो परिवार को पूरा समय देने की कोशिश किया करता था। लक्ष्मीकांत, तुम मेरे यहाँ 10 सालों से काम कर रहे हो। अन्य मजदूरों की तरह तुम कामचोर और आलसी नहीं हो, तुम मेहनती हो। इसीलिए मैं अब तुमसे मजदूरी बंद करवाकर बस रेत लाने और उन्हीं की देखभाल करने का काम करवाना चाहता हूँ। जी, जैसा आप कहें मालिक। मैं मजदूरी कर करके बहुत थक गया था। अगर ऐसा आप कर दें तब तो बड़ी मेहरबानी हो जाती। और तो और तुम्हें पैसे भी ज्यादा दूंगा। ठेकेदार ने अपने जेब से एक पर्चा निकाला और लक्ष्मीकांत को कहने लगा, इस पर्चे में एक पता लिखा है, वहाँ हमें 10 ट्रैक्टर रेत पहुँचानी है। क्या ये काम तुम कर पाओगे? ये भी कोई बोलने की बात है, मैं ये काम जरूर करूँगा। लक्ष्मीकांत उस पर्चे को लिए जंगल के तालाब की तरफ बढ़ चला। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, कहीं मैं फंस ना जाऊं इन सब चक्करों में। इस तरह से जंगल में आना और यहाँ से रेत ले जाना मुझ पर भारी ना पड़ जाए। लक्ष्मीकांत तालाब के किनारे पर पड़ी रेती को मजदूरों से भरवाने लगता है और उनसे कहता है, तुम सब तब तक रेत को ट्रैक्टर में भरो, मैं जरा तालाब के ठंडे पानी में नहा कर आता हूँ। जी मालिक, आप ऐसा ही कीजिए। आपके आने से पहले हम सब तैयार रखेंगे। लक्ष्मीकांत तालाब में चला जाता है और वहाँ आराम से पानी में नहाने लगता है। उतने में ही उसके पैरों से एक बोतल टकराती है। उस बोतल को चमकता हुआ देखकर लक्ष्मीकांत कहता है, ये बोतल चमक कैसे रही है? लगता है कि लोगों ने इसमें जुगनू भरकर उसे तालाब में फेंक दिया है। लक्ष्मीकांत उस बोतल को उठाता है और उसे जुगनू समझकर उसे खोल देता है। जैसे ही बोतल का ढक्कन खुलता है, उसमें से एक भूत बाहर बड़ी तेजी से निकलता है और लक्ष्मीकांत पर हमला कर देता है। कहीं तुम उस तांत्रिक के आदमी तो नहीं हो ना? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उस बोतल से भूत निकलता देखकर लक्ष्मीकांत की मानो आंखें फटी की फटी रह जाती है। भूत! भूत! ये कैसे हो सकता है? और कौन सा तांत्रिक? मैं किसी को नहीं जानता। मैं तो यहाँ बस रेत लेने आया हूँ। लक्ष्मीकांत के इतना कहते ही वो भूत उसे छोड़ देता है और उससे कहता है, माफ करना भाई साहब, मुझे गलतफहमी हो गई, लेकिन तुमने मुझे आजाद किया है। मांगो, जो मांगना है मांगो। तुम इस दशा में आए कैसे? आखिर माजरा क्या है? तब बहुत सारी बातें लक्ष्मीकांत को विस्तार से बताते हुए वो कहता है, ये बात कई साल पहले की है, एक मायावी काला जादू करने वाले तांत्रिक की। तुम्हें अगर शक्तिशाली बनना है, तुम्हारी ताकतों को और अधिक बढ़ाना है, तो तुम इस घेरे में आकर खड़े हो जाओ और देखना, बहुत शक्तिशाली हो जाओगे। क्या सच? मुझे मेरी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके भूत लोक का सबसे बड़ा भूत बनना है। तांत्रिक ने अपने लालच की वजह से उस भूत को घेरे में खड़ा कर लिया और उस पर काला जादू मंत्र तंत्र करने लगा और उसके ऊपर राख फेंकने लगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय पगड़ बोल। अपनी आंखें बंद रखना। ये विधि पूरी होते ही तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। मंत्र पढ़ते ही
तांत्रिक ने उसे धोखे से अपनी बोतल में कैद कर लिया। उस बोतल में भूत बहुत छोटा सा दिख रहा था और भूत उस बोतल में कैद हो गया। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं अंदर कैसे आ गया? ये तो धोखा है, कृपा करके बाहर निकालो। लेकिन तुम इस तालाब में आए कैसे? मुझे उस तांत्रिक ने इस तालाब में कैद करके रखा था। काले जादू की सामग्री लाने वो पहाड़ियों पर गया था और तुमने मुझे आज रिहा किया, इसीलिए मैं तुम्हें एक भेंट देना चाहता हूँ। कैसी भेंट? भूत लक्ष्मीकांत को एक बड़े से रेत के चिले के पास लेकर जाता है, जो रेत का चिला तालाब से हटकर होता है। लक्ष्मीकांत वहाँ जाकर देखता है कि पूरी रेत चमक रही है। रेत के अंदर हीरे ही हीरे हैं। हीरे की रेत? ये चमकते हुए हीरे असली है? बिल्कुल असली है और सब हीरो की रेत तुम्हारी है। क्या सच? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लक्ष्मीकांत उन हीरो की रेत की मदद से रातों रात बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। पूरे शहर और जिले में सबसे अमीर आदमी बन जाता है। वो हीरो की रेत से अपना बड़ा सा घर बनवाता है और कई सारी जमीनें भी खरीद लेता है। देखा भाग्यवान, मेहनत और अच्छे कर्म ने आज इतना अच्छा बना दिया। भूत भाई की वजह से हमारे पास आज सब कुछ है, हर एक चीज जो हमें चाहिए थी। वैसे आखिरी बार आप उनसे कब मिले थे? उस अच्छे भूत से आज मैं मिलने जा रहा हूँ। अब वो हर तरह से आजाद है। एक तरफ भूत और लक्ष्मीकांत आजाद घूम रहे थे, दूसरी तरफ उस तांत्रिक को हीरो की रेत और लक्ष्मीकांत के बारे में पता चल गया और उसे ये पता चल गया कि उसका कैद किया हुआ भूत अब आजाद हो चुका है। इन दोनों का कुछ करना होगा। ये मुझसे चालाकी कैसे कर सकते हैं? वो तांत्रिक उस भूत को ढूंढने लगता है और देखता है कि एक बगीचे में भूत और लक्ष्मीकांत बातें कर रहे थे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। अगर तुम ना होते तो मैं आज भी मजदूरी ही कर रहा होता। धन्यवाद, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। ये भी कोई कहने की बात है? तुमने मुझे उस तांत्रिक के चंगुल से आजाद किया, इसीलिए मैंने तुम्हें एक भेंट दी। उन दोनों को बात करता हुआ देख तांत्रिक भूत और लक्ष्मीकांत के सामने जाकर कहता है, बड़ा एक दूसरे का साथ निभाया जा रहा है, मुझे भूल गए। उस तांत्रिक को वहाँ देखकर लक्ष्मीकांत बहुत डर जाता है। तब भूत कहता है, डरो मत लक्ष्मीकांत, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लगता है तुम मेरे ताकत को भूल गए हो। याद दिलाऊं क्या? तुमने मुझे धोखा देकर कैद किया था, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भूत की बात सुनते ही तांत्रिक ने अपने कमंडल में से राख निकाली और भूत के ऊपर फेंक दिया, जिससे बचते हुए भूत वहाँ से कूद गया। लक्ष्मीकांत ये सब दूर खड़ा होकर देख रहा था। अब मेरी बारी। उस भूत ने अपनी शक्तियों से तांत्रिक को रस्सी से बांधकर वो कहने लगा, देखा, मैंने कहा था ना, इस बार तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। भूत तांत्रिक को अच्छा सबक सिखाता है। उसके बाद वो तांत्रिक उस भूत और लक्ष्मीकांत को परेशान नहीं करता। लक्ष्मीकांत अपनी बच्ची को बड़े स्कूल में पढ़ाता है और अपने परिवार के साथ उन हीरो की रेत की मदद से खुशी खुशी रहने लगता है और रेती का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाता है। एक बार रामपुर नाम का गांव था। वहाँ पर किशन अपनी बेटी नीता के साथ रहता था। किशन के दोनों पैर खराब हो चुके हैं। उसके पास अपना कोई घर नहीं था। एक पेड़ के सहारे से तिरपाल लगाकर उसी के नीचे इस्त्री करते हुए जीवन जी रहे थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो जाती है और उनका तिरपाल उड़ जाता है और फिर पिताजी, सारे कपड़े गीले हो गए और हमारे ऊपर से जो छत थी वो भी उड़ गई। अब हम क्या करेंगे? बेटी,
तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा, धीरज रखो। जिसके नसीब में जितना दुख होता है वो उसे झेलना पड़ता है, और अगर उसके नसीब में खुशियां हैं तो वो भी उसे मिलकर ही रहती हैं। अब चुप हो जाओ और ये कपड़े दे आओ, और पैसे भी मांग लेना, वरना आज भी भूखा सोना पड़ेगा। नीता गीले कपड़े लेके जाती है और लोगों के कपड़े उन्हें देती है और पैसे मांगती है, पर कोई उसे पैसे नहीं देता है। सब उसे भगा देते हैं। नीता रोते हुए आगे बढ़ती है और सोचती है, किसी ने पैसे नहीं दिए, अब बस माही मैडम के कपड़े रह गए हैं, शायद वो कपड़े लेने के बाद मुझे पैसे दे दे। नीता के पड़ोस में ही एक माही नाम की औरत होती है। वो रोज उनसे कपड़े इस्त्री करवाती और टाइम पे पैसे भी नहीं देती। नीता कपड़े लेके वहाँ पहुँचती है। कपड़े नीता के ऊपर फेंकते हुए कहती है, ले जाओ ये कपड़े और दोबारा धो के सुखाकर और प्रेस करके लाना। मैडम, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। एक तो सारे कपड़े गीले कर दिए और पैसे भी चाहिए। अरे जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलने वाला। नीता रोते हुए जंगल में पहुँच जाती है। वहाँ पर एक नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है और कहती है, अब मैं क्या करूँ? किसी ने पैसे नहीं दिए, घर में खाने को भी कुछ नहीं है। अब पिताजी से क्या कहूँगी? हे भगवान, अब तू ही मदद कर हमारी। नीता कुछ देर वहीं बैठी रहती है और वहाँ रखे रेत से एक छोटा सा घर बनाकर कहती है, भगवान ने सच में तो घर दिया नहीं, तो रेत का ही घर बना लेती हूँ। तभी नीता की नजर नदी के बाहर एक मछली पर पड़ती है। मछली तड़प रही थी। नीता उसे उठाकर वापस पानी में डाल देती है। तभी एक रोशनी चमकती है और सामने एक परी खड़ी होती है। बेटी, तुमने मेरी मदद कर मुझे श्राप से मुक्त करा दिया। मैं एक परी थी, श्राप के कारण मैं मछली बन गई थी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मांग सकती हो। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास घर नहीं है, मुझे एक घर चाहिए। परी ने नीता को वहाँ रेत का घर बनाते हुए देख लिया था। परी उस रेत के घर को विशाल जादुई रेत के घर में बदल देती है और वो घर बहुत मजबूत कर देती है और नीता से कहती है, नीता, ये जादुई घर है, इससे तुम जो मांगोगी सब तुम्हें मिल जाएगा और ये हवा में उड़ भी सकता है। इसमें रखा सामान भी जादुई हो जाएगा, पर याद रखना, हमेशा दूसरों के लिए मांगना। ऐसा कहकर परी गायब हो जाती है। नीता उस विशाल जादुई रेत के घर को आदेश देती है, मुझे उड़ाकर हमारे पुराने घर पर ले चलो। गांव के सभी लोग उड़ते हुए घर को देखकर हैरान हो जाते हैं। पिताजी आश्चर्य से उस घर को देखते ही रह जाते हैं और तभी उसमें से नीता बाहर निकलती है। किशन उसे देखता है और पूछता है, ये इतना बड़ा रेत का घर कहाँ से आया तुम्हारे पास, और ये घर हवा में कैसे उड़ सकता है? नीता उस विशाल रेत के जादुई घर और उस परी के बारे में अपने पिताजी को सब बताती है। सारी बातें सुनकर किशन बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद दोनों बिना किसी लालच के मेहनत से अपना इस्त्री का काम शुरू कर देते हैं। अब वो दोनों कपड़े लेने किसी के घर नहीं जाते थे, बल्कि घर को ही उड़ाकर अपने साथ ले जाते थे। धीरे धीरे दोनों का काम बढ़ जाता है। सभी लोग उनसे ही कपड़े प्रेस करवाते हैं और एक दिन, पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। अब सिर्फ अपने ही नहीं, दूसरे गांव के लोग भी हमसे इस्त्री करवाने आते हैं। बेटा, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। हमें इस तरह बिना घमंड के काम करना है और दूसरों की मदद भी करनी है। किशन और नीता दोनों अपना इस्त्री का काम कर रहे थे। तभी कोई गांव वाला दरवाजे पर आता है और उनसे मदद मांगता है। बात क्या है? हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? किशन भाई, मेरी पत्नी पेट से है, उसका अंतिम महीना चल रहा है। उसे लेके पुल पार करके डॉक्टर के यहाँ जाना है, पर गांव वालों ने पुल का रास्ता बंद कर रखा है। अब मैं उसे कैसे लेके जाऊं डॉक्टर के यहाँ? वहाँ खड़ी नीता ये सब सुन रही थी और वो कहती है, काका, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो तीनों उड़कर पुल के पास जाते हैं जहाँ वो गाड़ी खड़ी थी और नीता उस गाड़ी को जादुई घर से बांध देती है और जादुई रेत का घर उन्हें उड़ाकर अस्पताल ले जाता है। काका, अब तुम जाओ और गांव लौटकर खुशखबरी सुनाना। ये बात गांव में सबको पता चल जाती है कि कैसे उस जादुई रेत के घर की मदद से
नीता और किशन ने गांव वाले की मदद की। सभी लोग उन दोनों को बहुत मान सम्मान देने लगते हैं। एक दिन उसकी मालकिन माही, जो कुछ दिनों के लिए गांव के बाहर गई थी, जब वो आती है तो उस घर के बारे में सुनती है। बस इन दोनों की तारीफें सुन रही हूँ। अब तो मेरे कान पक गए हैं। इन दोनों को मजा चखाती हूँ मैं। उसके बाद माही चोरी से उस रेत के विशाल जादुई घर में जाती है और वहाँ रखे कपड़ों को प्रेस से जलाने की कोशिश करती है, परंतु सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। प्रेस उसी को जलाने के पीछे पड़ जाता है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। इतने में नीता और किशन दोनों आ जाते हैं और प्रेस को रुकने का आदेश देते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया और आज भी ईर्ष्या से तुम्हारे सारे कपड़े जलाने आई थी, पर तुम इतनी अच्छी हो कि तुमने मेरी जान बचा ली। मालकिन, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, न कि उन्हें सताना चाहिए। वैसे भी मेरे पिताजी कहते हैं, हमारे नसीब की खुशियाँ हमें मिलकर ही रहती हैं, उसे कोई चुरा नहीं सकता। दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लगते हैं और इसी तरह बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करते हुए उस रेत के विशाल जादुई घर में रहते हैं। सुरेश एक खानदानी कुम्हार था। उसके पिता भी मटके बनाया करते थे और वो भी, और अब उसके साथ उसका बेटा योगेश भी मटके ही बनाता था। देखो बाबा, मेरा मटका कितने अलग आकार का है। हाँ, अच्छा है, पर बेटा इसकी गर्दन इतनी पतली है कि इसमें से पानी निकालने के लिए इस मटके को टेढ़ा करना होगा। अब वो तो है, ऐसे मटके ज्यादा ग्राहकों को पसंद नहीं आते, लेकिन अब तुमने बना ही दिया है तो अच्छा है। बाबा, तो क्या सिर्फ वही मटके बिकते हैं जो आम होते हैं? ज्यादातर तो वही बिकते हैं, इसलिए हम हमेशा वैसे ही मटके बनाते हैं। पर मुझे याद है, जब आखिरी बार मैंने ऐसा मटका बनाया था तो वो बहुत महंगे दाम पर बिका था। अच्छा है, इस मटके के भी हमें अच्छे ही दाम मिलेंगे, देख लेना बाबा। हाँ। तभी रुक्मिणी उन दोनों के लिए चाय लेकर आई। योगेश बेटा, मुझे लगता है तुझे शहर जाकर कोई और काम करना चाहिए। इस काम में रखा ही क्या है? तेरे बाबा जिंदगी भर यही करते रहे। देख हमारी हालत, पूरी जिंदगी गरीबी में काटनी पड़ी है। नहीं माँ, मुझे शहर वहर नहीं जाना, और तो और मुझे मिट्टी से चीज बनाना बहुत पसंद है। मैं कहीं नहीं जा रहा। देख बेटा, मेरा काम है तुझे समझाना। तू मेरी बात मान या ना मान, वो तेरी मर्जी। अच्छा, ये सब छोड़ो रुक्मणी, तुमने कहा था कि तुम योगेश की शादी की बात करने वाली हो अपने भाई से, उसका क्या हुआ? भैया तो राजी है हमें अपनी बेटी देने के लिए। तो देर किस बात की, बात आगे बढ़ाओ। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द योगेश की शादी हो जाए। ठीक है, तो मैं इस रविवार को सगाई की रस्म रखवाती हूँ। वाह, ये हुई ना बात। अपने शादी की बात सुनकर योगेश भी बहुत खुश था। रविवार के दिन सुरेश का घर फूलों से सजा हुआ था। घर में काफी मेहमान थे और फिर सुरेश ने आभा को अंगूठी पहनाई और उन दोनों की सगाई हो गई। सभी लोग बहुत खुश थे। फिर क्या था, अब से रुक्मिणी रोज योगेश को शहर जाकर काम करने के लिए दबाव डालने लगी। सुन बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है, तुझ पर जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, तेरी कमाई भी बढ़नी चाहिए। अगर तू यही मटके बनाते रहा तो ऐसे ही गरीब रहेगा। मेरी बात सुन, शहर जाकर कोई अच्छा काम ढूंढ ले। नहीं माँ, मैंने कहा ना मुझे शहर नहीं जाना, मैं यही खुश हूँ। रुक्मिणी का दबाव भी योगेश पर काम नहीं आ रहा था। योगेश को अपने काम से बहुत प्यार था। कुछ ही महीनों में योगेश और आभा की शादी हो गई और रुक्मिणी इस इंतजार में थी आभा के घर आते ही। बेटा, मैं तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रही हूँ। मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। उसके अच्छे भविष्य के लिए मैं चाहती हूँ कि वो शहर जाकर कोई काम करे, पर वो है कि वो यही रहना चाहता है।
अब तुम ही उसे मना सकती हो। मैं कोशिश करूंगी माँ जी। फिर एक दिन योगेश अकेला मटके बना रहा था। आभा उसके पास आ गई। अरे आओ आओ, ये देखो कितना बढ़िया मटका है। हाँ बहुत अच्छा है। क्या बात है, तुम्हें कुछ कहना है? मैं सोच रही थी कि कब तक आप ऐसे मटके बनाओगे। क्यों ना हम शहर जाकर कोई काम ढूंढे। नहीं आभा, मैं जानता हूँ कि ये सब मेरी माँ ने तुम्हें बोला होगा, पर मेरी बात अच्छे से समझ लो। मुझे मिट्टी का बर्तन बनाने का बहुत शौक है। मैं जिंदगी भर यही काम करना चाहता हूँ। मन मारकर अगर मैं शहर चला भी जाऊँ तो भी मैं खुश नहीं रहूँगा। योगेश की बातें सुनकर आभा स्तब्ध रह गई। उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। शाम को रुक्मिणी ने आभा से पूछा, क्या योगेश शहर जाने के लिए राजी हो गया? नहीं, और मुझे भी लगता है कि उन्हें यही रहना चाहिए। अब तू ये क्या बोल रही है? माँ जी, उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाना बहुत पसंद है। वो मन मारकर शहर नहीं जाना चाहते, और यही सही भी है। 2 महीने गरीबी में रहेगी ना, तब समझेगी कि मैं क्यों शहर भेजने के पीछे लगी थी। माँ जी, आप बस चाहती है कि आपका बेटा अच्छा कमाए, तो वो जरूर होगा। उस दिन से आभा अपने पति के काम की सराहना करने लगी। ये मटका कितना अच्छा है। अच्छा है, पर बाबा बोलते हैं कि ऐसी लंबी गर्दन वाले मटके ज्यादा नहीं बिकते। बिकते हैं, मैंने ये मेले में देखे थे। शायद 300 रुपए के थे। इतना महंगा? आप भी ऐसे मटके मेलों में क्यों नहीं बेचते? मैं कोशिश कर सकता हूँ। आभा ने योगेश को प्रोत्साहित कर दिया था। योगेश ने अलग अलग आकार के मटके बनाए और उन्हें रंग बिरंगे रंग दिए। वाह, ये सब मेले में जरूर बिकेंगे। उम्मीद तो यही है। उस दिन योगेश सारे मटके लेकर मेले में गया। उसके अलग अलग आकार के मटकों को मेले में काफी डिमांड थी। भैया मुझे वो लंबी गार्डन वाला मटका चाहिए। मुझे वो रंग बिरंगा। एक ही दिन में योगेश के सारे मटके बिक गए और उसकी आमदनी अच्छी खासी हो गई। योगेश घर आया और सारे पैसे अपने बाबा के हाथ में रख दिए। ये देखो बाबा, आज की कमाई। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। मेले में बेचने का आइडिया आपकी बहू का था। जुग जुग जियो बहू, और हमेशा अपने पति का साथ देना, वरना कुछ औरतें होती हैं जो पति को सिर्फ शहर भेजना चाहती हैं। पास खड़ी रुक्मिणी सब सुन रही थी। आभा और योगेश बहुत खुश थे। उस रात योगेश को एक नया आइडिया आया। आभा, कोई मिट्टी का फ्रिज खरीदेगा क्या? मिट्टी का फ्रिज? मतलब मिट्टी की ऐसी अलमारी जिसमें सब्जियां, फल सब ताजे के ताजे रहें, जो बिना बिजली के चले। क्या आप ऐसा कुछ बना सकते हैं? हाँ। तो फिर देर किस बात की? ये आइडिया तो सुपर हिट हो जाएगा। मैं कल ही मिट्टी का फ्रिज बनाता हूँ। अगली सुबह ही योगेश ने मिट्टी का फ्रिज बनाना शुरू किया। अरे ये क्या बना रहा है? बाबा, ये मिट्टी का फ्रिज है। इसमें सब्जी, फल सब ताजे रहेंगे, वो भी बिना बिजली के। वाह, सुना था पहले के लोग जमीन में गाड़ के सब्जियां, फल ताजे रखते थे। सोचा नहीं था कि मिट्टी से ऐसा कुछ बन सकता है। हाँ, मैंने बहुत पहले सोचा था, पर कल की कमाई देखकर लग रहा है कि इस मिट्टी की फ्रिज को भी लोग खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं भी तेरी मदद करता हूँ। फिर बाप बेटे ने मिलकर कई मिट्टी के फ्रिज बनाए। अगली सुबह दोनों उन मिट्टी के फ्रिज को मेले में ले गए। अरे भैया, वो क्या है?